नमस्कार ओंकार जी, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार मनविंदर जी, याद करने के लिए और आपके दर्शकों को भी मेरा नमस्कार। सर, आज तो बीजेपी ने अपनी पहली सूची जारी कर दी है, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन मैं एक चीज़ ये समझना चाह रही हूँ कि अगर किसी को अपनी हार सामने नज़र आ रही है और वो विजेता पे कीचड़ उछालेगा क्या? मीन्स मोदी की जो लोकप्रियता है उसको देख कर के कांग्रेस ऐसा लगता है कि बिल्कुल पगला गई है। अपने पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष को फर्जी आउटिंग करवा दी कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में। और गडकरी का फर्जी वीडियो चलवा दिया। ये कैसी डिज़ाइनिंग है इनकी पॉलिटिक्स की? कांग्रेस क्या इतनी घटिया राजनीति करेगी? देखिए, जब तक राहुल गांधी की सहमति नहीं हो, तब तक उनको कोई जबरन लंदन कैसे भेज देगा या कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के नाम पर कहीं किसी कॉलेज का दौरा करवा करके उसकी उसमें फर्जीगिरी करवा देगा। जाहिर है, ये राहुल गांधी की ही इच्छा होगी कि 7 समंदर पार जाने के लिए तैयार हुए। लंदन जाने के लिए 9 घंटे की यात्रा आपको विमान से करनी पड़ती है। तो हुँ, ऐसे ही हुँ। किसी को आप डाल करके विमान में ले जाएँगे, तो ज़ाहिर है राहुल गांधी की इच्छा रही होगी और राहुल गांधी को विदेश यात्राओं का शौक तो है ही। इधर जी, लंदन जाने का ज़्यादा शौक चर्राया हुआ है, तो कोई मैसेज भेजना चाहते होंगे कुछ इस तरह का एक संदेश मतदाताओं में और बाकी दलों के नेताओं में भेजना चाहते होंगे कि देखो ममता बनर्जी हों, अरविंद केजरीवाल हों, शरद पवार हो, इन सब की तो विदेशों में इतनी डिमांड नहीं है जितनी राहुल गांधी की है। तो इसलिए ये एक प्लान कराया गया होगा कि यात्रा बीच में छोड़ कर के इतना अर्जेंसी थी कि वो लेक्चर देने के लिए चले गए और वो लेक्चर भी सामने नहीं आया कि लेक्चर दिया क्या है। जी, तो ये जो चीज़ें हैं ये सोशल मीडिया का ज़माना है और मिनटों में चीज़ें कहीं की कहीं पहुँचती हैं, ये चीज़ें पकड़ में आ जाती हैं। और वहाँ की यूनिवर्सिटी ने तो कह दिया कि हमने तो नहीं आमंत्रित किया है, हमारे यहाँ तो कोई प्रोग्राम नहीं था, कोई लेक्चर नहीं था उनका। हाँ, एक प्रायोजित टाइप का एक कार्यक्रम ज़रूर था जिसमें बुकिंग कराई गई थी। कुछ लोग उन्होंने बुलाए होंगे बाहर से, उनको बुला करके, बैठा करके कुछ लेक्चरनुमा दिया होगा, ज्ञान परोसा होगा क्योंकि ज्ञानी तो हैं ही, महाज्ञानी हैं बल्कि क्योंकि ऐसे ख़ानदान से आते हैं जिनको ये गलतफ़हमी रही है कि हमारे परिवार में ही भारत रत्न पैदा होते हैं, कहीं और पैदा ही नहीं होते हैं। इसलिए जी, नेहरू ने भी, इंदिरा गांधी ने भी, सबने अपने प्रधानमंत्री रहते हुए खुद ही भारत रत्न ले लिया था। राजीव गांधी ने ज़रूर ये कारनामा नहीं किया क्योंकि उससे पहले कि वो दूसरी बार प्रधानमंत्री बनते तो लिट्टे के आतंकवादियों ने उनको निशाना बना दिया। तो कहने का आशय ये है कि ये लोग फ्रस्ट्रेशन में, बौखलाहट में, हताशा और निराशा में कुछ भी कर सकते हैं। नितिन गडकरी के जिस इंटरव्यू की आप चर्चा कर रही हैं कि उसका आगे का और पीछे का हिस्सा काट दिया, जिसमें आगे के हिस्से में उन्होंने महात्मा गांधी के काल की बात की थी कि उस समय जो रूरल एरियाज़ हैं भारत का जो असली भारत माना जाता है, यानी गाँव, वहाँ से गांधी जी के बाद कितना पलायन हुआ है, 30% लोगों ने पलायन कर दिया है। लास्ट में उन्होंने ये कहा था जो काटा गया हिस्सा उसमें कि हमारी सरकार बेहतरी के लिए कदम उठा रही है, लेकिन अभी भी जो भारत के गाँव हैं, उनमें उतना विकास कार्य नहीं हुआ है जितना दूसरे क्षेत्रों में हो रहा है या हुआ है। तो वो सारी चीज़ें काट कर के एक गलत परसेप्शन क्रिएट करने की कोशिश की गई थी कि जैसे जो मोदी दावे करते हैं जगह-जगह जाकर के किसानों के लिए, मज़दूरों के लिए और गरीब-गुरबा के लिए कि उनकी सरकार ने कितना काम किया है। तो उसका खंडन जैसे उनका एक मंत्री ही कर रहा है और उसकी एक आलोचना कर रहा है, ये एक कोशिश थी। पर नितिन गडकरी पहले भी ऐसे जो प्रोपेगेंडाबाज हैं, उनको सबक सिखा चुके हैं। अरविंद केजरीवाल ने भी उनसे एक बार माफ़ी माँगी थी, लिखित में माफ़ी माँगी थी और अब उन्होंने नोटिस इश्यू करवा दिया है मल्लिकार्जुन खड़गे को भी और जयराम रमेश को भी कि 3 दिन में माफ़ी माँगिए, सारी सामग्री हटाइए, नहीं तो कोर्ट में घसीटे जाएँगे।
पहली लिस्ट सर बीजेपी की आ गई है, मैं कहूँ कॉम्बो पैक दिखती है मुझे, इसमें महिलाएँ भी हैं, जातियों की भी इंजीनियरिंग बड़े अच्छे से की है एंड कल्चरल मूड भी दिखाई दे रहा है, मीन्स तैयारियाँ शुरू हैं। पहली लिस्ट से आप बीजेपी को 370 और एनडीए को 400 पार कैसे देखते हैं? आई मीन कैसे फिगर आउट करते हैं? देखिए पहली बात तो ये है कि भारतीय जनता पार्टी ने बाकी दलों के मुकाबले सबसे पहले और बड़ी लिस्ट जारी कर दी है। करीब-करीब 200 के आसपास उन्होंने कैंडिडेट घोषित कर दिए हैं। जी, और इनमें जम्मू कश्मीर की भी 2 सीट है, दिल्ली की 5 सीट है, राजस्थान की 15 सीट है, गुजरात की भी 15 सीट है, मध्य प्रदेश की 24 सीट है, गोवा की 1 सीट है, केरल की भी 12 सीट हैं, उत्तराखंड की 3 सीट हैं, अरुणाचल प्रदेश की 2 सीट हैं, उत्तर प्रदेश की 80 में से 51 सीट घोषित कर दी हैं, असम की भी 11, त्रिपुरा की भी 1, पश्चिम बंगाल की 20 सीटें घोषित कर दी है, झारखंड की 11 कर दी हैं, छत्तीसगढ़ की भी 11 कर दी हैं, तेलंगाना की 9 कर दी और जो केंद्र के अधीन हैं, अंडमान की 1 और दमन-दीव की 1 उनके लिए भी कर दी है। कुल मिलाकर के 195 सीटों की घोषणा कर दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिर से वाराणसी से लड़ेंगे, राजनाथ सिंह फिर से लखनऊ से लड़ेंगे, अमित शाह फिर से अहमदाबाद से लड़ेंगे और कुल मिलाकर के जब सूची को हम देखते हैं और ये इसकी गहराई में जाते हैं कि इन 195 उम्मीदवारों में कुल मिलाकर के जिस्ट क्या है, तो जो अभी बड़े पैमाने पर अलग-अलग सरकारें अपने मंत्रियों के खिलाफ भी जो एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर होता है, उससे बचने के लिए उनके टिकटें काटते हैं। लेकिन इन 195 में भी नरेंद्र मोदी सरकार के 34 मंत्रियों को टिकट रिपीट कर दिया गया है। यानी जी। कॉन्फिडेंस लेवल जो है बेहद हाई है। इनमें हुँ, हुँ। 3 पूर्व मुख्यमंत्री हैं। सोनोवाल साहब जो असम के मुख्यमंत्री रहे, विप्लव देव जो त्रिपुरा के मुख्यमंत्री रहे और शिवराज चौहान जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। 3 पूर्व मुख्यमंत्रियों को टिकट देना, 28 महिलाओं को टिकट देना, 47 युवाओं को टिकट देना जो 50 साल से कम उम्र के हैं। ओबीसी जिनका राग पिछले कुछ दिनों से राहुल गांधी अलापते घूम रहे हैं पूरे देश में, 57 टिकट इन 195 में से 57 ओबीसी कैटेगरी के प्रत्याशियों को दिए हैं, 27 एससी को दिए हैं, 18 एसटी को दिए हैं। तो एक कहना चाहिए कि सॉलिड एक कॉम्बिनेशन, एक संतुलन और सभी वर्गों, सभी जातियों को साधने की कोशिश की है नरेंद्र मोदी की सरपरस्ती में। और एक और मैं बात बताता हूँ। जी, देखिए, राहुल गांधी को तो अभी भारत जोड़ने से फुर्सत नहीं है और भारत यात्रा पे निकले हुए थे, बीच में फिर लंदन यात्रा पे निकल गए, तो बहुत ज़्यादा व्यस्त हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से हर चुनाव की तैयारी करती है, पिछले करीब-करीब डेढ़ 2 साल से, वो अपने जो 2019 में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जीत करके आए थे 303, उनका कई स्तरों का फीडबैक ले रही थी। उसमें आरएसएस से भी फीडबैक ले रही थी, ब्लॉक लेवल के जो कार्यकर्ता हैं, इसके अलावा जिला स्तर की जो कमेटियाँ हैं, प्रदेश स्तर की जो कमेटियाँ हैं, उनके कुछ नेताओं को अलग-अलग क्षेत्रों में भेजा जाता है, फीडबैक मँगाए जाते हैं। मंत्रियों से सांसदों के फीडबैक लिए जाते हैं। तो कई स्तरों पर कि जीत की संभावना कितनी है, शिकायतें कितनी हैं, एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर जिसको कहते हैं, वो कितना है, छवि कैसी है, पिछले 5 साल में अपने क्षेत्र में मतदाताओं के बीच में काम कितना किया है, उपस्थिति कितनी रही है पार्लियामेंट के भीतर भी और अपने संसदीय क्षेत्र में भी, वो सारे पैरामीटर्स को देख कर के डेढ़ 2 साल की इस कवायद के बाद फिर तय किया जाता है कि अलग-अलग संसदीय क्षेत्र के पैनल बनाओ। 3-3 सॉलिड जो प्रत्याशी हैं, फिर उन 3 में से जो सिटिंग एमपी है वो भी और 2 दूसरे चेहरे भी, उनमें कौन बेहतर रहेगा और जो जातीय समीकरण है, वो सध रहे हैं कि नहीं सध रहे हैं, इसका ध्यान रख कर के कैंडिडेट को फाइनल किया जाता है। इतनी लंबी प्रक्रिया है, दूसरे दलों में कहीं आपने ये सुना है
कि कांग्रेस कोई इस तरह की कवायद कर रही है या समाजवादी पार्टी कर रही है या बहुजन समाज पार्टी या ममता बनर्जी की पार्टी या शरद पवार की पार्टी या दूसरे जितने भी क्षेत्रीय दल हैं, क्या वो इस तरह की कवायद करते हैं? और फिर बड़ी आसानी से कह देते हैं कि ईवीएम हैक कर लिया। ना तो ये पब्लिक का मूड देख रहे हैं, ना ये देख रहे हैं कि जो पार्टी लगातार 2014, 2019 दोनों में फुल मेजॉरिटी लेकर के आ रही है, उसका बूथ लेवल से लेकर के कार्यकर्ता से लेकर के और टॉप यानी प्राइम मिनिस्टर तक कितनी मेहनत करते हैं और किन-किन स्तरों पर वो चीज़ों को एक तरीके से साधते हैं। जिस मीटिंग में ये 195 नाम फाइनल हुए, वो मीटिंग रात्रि में करीब 11 बजे शुरू हुई और सुबह साढ़े 3 बजे प्रधानमंत्री उस मीटिंग से निकले। यानी साढ़े 4 घंटे तक, देर रात तक प्रधानमंत्री भी बैठ कर के डिस्कशन कर रहे थे। तो ये चीज़ें जो हैं, ये जब तक विपक्षी दल नहीं समझेंगे, इस तरह की कवायद नहीं करेंगे, प्रत्याशियों का चयन सही प्रत्याशियों का चयन नहीं करेंगे, जातीय संतुलन नहीं स केवल बयानबाजी से काम नहीं चलता है। आपको धरातल पर वो चीज़ें सामने दिखाई देनी चाहिए, ऐसे फैसले भी करने होते हैं। जी। एक इसी में मेरा सवाल रह गया है। ये जो नंबर है, बीजेपी का 370 और एनडीए का 400 पार, इसको कैसे फिगर आउट किया है? ये जो पहली सूची इनकी आई है। देखिए मैं उसके उसमें तो नहीं जाना चाहता हूँ इनकी दावेदारी में कि 370 इससे आ ही जाएँगे या 400 पार एनडीए हो ही जाएगा। पर जिस तरीके से अलग-अलग राज्यों में इन्होंने जो क्षेत्रीय दल हैं, जो छोटी पार्टियाँ हैं, जो अलग-अलग वर्गों, समुदायों का प्रतिनिधित्व करती हैं, उनको जोड़ा है। उससे ऐसा लगता है कि जो एक सोशल इंजीनियरिंग होती है, जितना बेहतर भारतीय जनता पार्टी समझ रही है फीडबैक से और तमाम दूसरे जो ज़मीन पर चीज़ें काम करती हैं उनसे, उतना बेहतर कोई दूसरी पार्टी समझ नहीं रही है। और अगर नरेंद्र मोदी कोई एक फिगर देते हैं, तो इसका मतलब ये है कि वो बहुत सोच समझ कर के कोई फिगर दे रहे हैं। 2014 में उन्होंने जो कहा वो हुआ, 2019 में उन्होंने जो कहा वो हुआ, ऐसा नहीं है कि वो नहीं हुआ है। और 2024 को लेकर के उन्होंने जो फिगर दी है, वो भी होगी ऐसा मानने वालों की संख्या अब इस देश में कम नहीं है और दुनिया में भी कम नहीं है। अब देखने वाली बात ये है कि वाक़ई ये होगा या कुछ कमी-बेशी रह जाएगी। अब मैं अपने चैनल पर प्रोग्राम करता रहता हूँ और अलग-अलग जो क्षेत्रों की विशेषज्ञ हस्तियाँ हैं, उनसे चर्चाएँ करता रहता हूँ। कल भी मैंने एक चर्चा की थी और उसमें मैंने ये प्रश्न खड़ा किया था कि भई उत्तर भारत के तो राज्यों में लगभग भारतीय जनता पार्टी का जो परफ़ॉर्मेंस है, वो उरूज़ पर है, चरम पर है। बहुत कम सीटें बढ़ने की गुंजाइश बची हुई है। उत्तर प्रदेश में थोड़ी बहुत बढ़ जाएँगी, क्योंकि पिछली बार 62 सीटें आई थी, 80 सीटें हैं तो 70 से ऊपर चली जाएँगी। बिहार में जितनी भी आई थी 40 सीटें हैं तो 40 में चलो 37, 38, 39 तक चली जाएँगी, एक आध सीट विपक्ष को चली जाएगी, वहाँ ज़्यादा गुंजाइश नहीं है। पिछली बार भी इतनी आ गई थी। पश्चिम बंगाल में 18 सीटें थी। इस बार जो अभी लास्ट ओपिनियन पोल आया है इंडिया टीवी का, उसमें दिखाया गया है कि भारतीय जनता पार्टी 21 सीटें जीत सकती है, ममता बनर्जी 20 सीटें जीत सकती है। तो 2-3 सीटें ही जीतेगी। ऐसा नहीं है कि एक तरफ़ा 30 तक भारतीय जनता पार्टी चली जाए और ममता बनर्जी वो 10 सीटों पर या 12 सीटों पर सिमट जाए, क्योंकि 42 सीटें वहाँ पर हैं। बाकी राज्यों में जैसे छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, वहाँ अधिकांश सीटें बीजेपी के पास है, 2-3 सीटें दूसरे दलों के पास है। कहीं गुंजाइश है नहीं। हरियाणा की 10 जीती थी, हिमाचल की प सभी 4 सीटें जीती थी, उत्तराखंड की सभी 5 सीटें जीती थी, जम्मू कश्मीर की 6 में से 3 सीटें जीती थी, दिल्ली की सभी 7 सीटें जीती थी,
मध्य प्रदेश की 1 को छोड़ कर के छिंदवाड़ा को सारी सीटें जीती थी, राजस्थान की 25, गुजरात की 26 जीती थी। तो उत्तर भारत में उतनी गुंजाइश नहीं है, तो क्या दक्षिण में इस बार कुछ करिश्मा करने वाली है? क्या तमिलनाडु में जिस तरह का जन सैलाब उमड़ रहा था और नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से अन्नामलाई की पीठ थपथपाई, वहाँ कुछ चमत्कार होने वाला है? क्या केरल में इस बार खाता खुलने वाला है या आंध्र प्रदेश में कुछ होने वाला है? ये अभी अनुत्तरित प्रश्न हैं। पर जो 370 की फिगर है, कुछ सोच समझ करके ही उन्होंने तय की होगी और हम छोड़ दें कि 370 आएँगी या नहीं आएँगी और एनडीए की 400 पार वो जाएँगे कि नहीं जाएँगे। लेकिन एक परसेप्शन की लड़ाई होती है। आप पार्लियामेंट में खड़े होकर के अगर दावा कर रहे हैं कि 370 प्लस जो है भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, तो जो विपक्ष अभी तक ये कह रहा था कि भारतीय जनता पार्टी 272 भी नहीं यानी पूर्ण बहुमत भी हासिल नहीं कर पाएगी, अब वो इस बहस पर उतर आया है कि साहब 370 कैसे आ जाएँगी या 400 पार कैसे चले जाएँगे? क्या वाक़ई 400 पार चले जाएँगे? क्या 370 पे चले जाएँगे? इसका मतलब ये है कि आपने उनको एक बहस में एक दूसरी बहस में उलझा दिया है। अब वो भारतीय जनता पार्टी के हारने की बात नहीं कर रहे हैं। अब वो कह रहे हैं कि क्या 400 वाक़ई पूरी पर पार कर जाएगी या 370 अकेले भारतीय जनता पार्टी लड़ जाएगी? तो ये एक लीडरशिप की क्वालिटी होती है कि आप जो एक अ मानसिक युद्ध होता है जो एक, उसमें आप अपने विरोधियों को डाल दीजिए और उसके बाद जो है मज़े लीजिए। तो ऐसा नहीं है कि केवल बात कही गई है, एक्चुअल में तैयारी भी उस स्तर की है भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी दलों की। आपने बिल्कुल सही बात कही कि उनको मेंटली लड़ने के लिए एक काम दे दिया है, एक होमवर्क दे दिया है, अपनी स्ट्रैटेजी तो भूल गए वो, अब वो इसमें अपने अंदर ही अंदर युद्ध कर लड़ते रहेंगे। सर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वेस्ट बंगाल के दौरे में सीएम से मुलाकात भी की, ममता दीदी से और अपने भाषणों में टीएमसी को काफ़ी सुनाया भी, तू, मैं, करप्शन इस तरीके से उसको उन्होंने डिफ़ाइन किया और उनकी रैली में भीड़ जो थी वो देखने वाली थी। मीन्स मोदी खुद बड़े हैरान थे कि जगह छोटी पड़ रही थी, लेकिन लोगों का उत्साह वो देखने लायक था। ऐसे में वेस्ट बंगाल में क्या एनडीए के ग्राफ में आप कुछ देखते हैं इज़ाफ़ा होगा? हालाँकि अभी आपने कहा कि 20-22 तो ममता दीदी निकाल ही लेंगी। नहीं, नहीं, ममता बनर्जी का जो अ, वहाँ असर है और हुँ, हुँ। जिस तरह के डेमोग्राफिक चेंज वहाँ पर हुए हैं, हुँ, हुँ। उनके मद्देनज़र बहुत सारे विश्लेषकों का ये मानना है कि ममता बनर्जी की अपनी एक वहाँ पर पकड़ है और उन्होंने अपना एक वोट बैंक तैयार कर लिया है। लेकिन जिस तरह की घटनाएँ वहाँ संदेशखाली और दूसरी जगहों पर हुई हैं और विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद भी जिस तरह की वहाँ हिंसा हुई थी और ख़ास तौर से हिंदुओं को टारगेट बनाया गया था, हिंदू महिलाओं पर अत्याचार किए गए थे, उनके परिवारों को पलायन करने के लिए मजबूर किया गया था। तो ये एक स्वाभाविक सी एक प्राकृतिक हम कह सकते हैं कि क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। जब मतदाताओं के सामने कोई चारा नहीं बचता है, तो जब अवसर आता है तो वो उसका जवाब देने की कोशिश करते हैं। और जो जिस भीड़ की आप बात कर रही हैं या ममता बनर्जी की प्रधानमंत्री से मुलाकात की बात कर रही हैं, तो प्रधानमंत्री का नाइट स्टे था राजभवन में और ममता बनर्जी चीफ मिनिस्टर की एक कर्टसी होती है, तो वो मुलाकात करने के लिए आई थी वहाँ पर उसके कोई राजनीतिक निहितार्थ नहीं हो सकते हैं और उसकी कोई संभावना भी नहीं है। क्योंकि ममता बनर्जी जिस तरह की बयानबाज़ी प्रधानमंत्री के बारे में करती रही हैं वो जग ज़ाहिर हैं और प्रधानमंत्री भी उनको अ, ऋण के साथ वापस करते हैं सारी चीज़ों को, वो कोई कसर छोड़ते नहीं हैं और वही उन्होंने किया है जो किसी पॉलिटिकल पार्टी के नेता का एक दायित्व होता है। मैं ये नहीं मानता हूँ कि जब चुनाव शुरू हो जाते हैं, तो वो प्रधानमंत्री बोल रहा होता है। वो एक पार्टी का नेता बोल रहा होता है जो प्रधानमंत्री भी है। तो पार्टी के नेता के तौर पर वो वही कर रहे हैं जो उनको करना चाहिए और ममता बनर्जी
जिस तरह की राजनीति वहाँ कर रही हैं उससे तो कोई भी जो राष्ट्रवादी है वो सहमत हो नहीं सकता है। जिस तरीके से आप एक समुदाय विशेष के तुष्टीकरण के लिए तमाम तरह की धमकियाँ दे रही हैं, अल्लाह की कसम अगर आपने भारतीय जनता पार्टी की मदद की तो अ, कोई आपको माफ़ नहीं करेगा, मैं तो बिल्कुल माफ़ नहीं करूँगी। इस तरह की बयानबाज़ी जो वो कर रही हैं, वो क्यों कर रही हैं ये सब जानते हैं और ज़ाहिर है जब आप इस तरह की क्रिया करती हैं तो उसकी प्रतिक्रिया आपको झेलनी पड़ती हैं, वो देखनी पड़ती हैं। तो लग रहा है 42 सीटें हैं पश्चिम बंगाल में। पिछली बार ही भारतीय जनता पार्टी ने चमत्कार किया था। वो सीधे 18 सीटें जीत कर के टीएमसी के बिल्कुल समानांतर पहुंच गई थी क्योंकि जो वोट शेयर जिसको हम चेक करते हैं तो 40% वोट शेयर जो है वो भारतीय जनता पार्टी के पास आया था और 43 ममता बनर्जी की पार्टी के पास था यानी केवल 3% का ही तो अंतर था। इस बार तो जिस तरह की तैयारियां भारतीय जनता पार्टी ने की है और संदेश खली में जिस तरीके से वो अ, शोषित, दमित और जिनकी ज़मीनें भी लूटी गई, जिनकी अस्मत भी लूटी गई, उन महिलाओं, उन परिवारों के साथ वो खड़े हुए हैं, संघर्ष किया है, लाठियाँ खाई हैं, जेल गए हैं। तो उससे एक वातावरण तो बना है कि जो महिलाएँ अभी तक ममता बनर्जी के साथ खड़ी दिखाई देती थी, वहाँ की, उनमें भी अब विभाजन हुआ है। ख़ास तौर से जो दलित और आदिवासी समुदाय की महिलाएँ हैं, इस पूरे इलाके में 24 उत्तर परगना, तो वहाँ पर अब भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में लोग खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। इसका खामियाज़ा तो भुगतना पड़ेगा ममता बनर्जी को। सर इधर मीटिंग हो रही थी कि टिकट किसको देना है, किसको नहीं देना है। इधर गौतम गंभीर ने संन्यास ले लिया राजनीति से और जयंत सिन्हा ने भी कहा है कि उन्हें कुछ अपने और दूसरे काम हैं, उसमें उनको ध्यान लगाना है। तो क्या मतलब आने वाले दिनों में इसी तर्ज पर कुछ और लोग संन्यास लेंगे? क्योंकि ऐसा समझा जा रहा है कि इस बार चूँकि उन्हें अपना टारगेट पूरा करना है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, तो 100 के करीब जो हैं नए चेहरे इंट्रोड्यूस करने वाले हैं वो। क्या कहते हैं सर? देखिए, जयंत सिन्हा का जहाँ तक प्रश्न है, वो एक अलग केस है, अलग तरह का केस है। जयंत सिन्हा के पिता यशवंत सिन्हा पिछले करीब-करीब 10 साल से नरेंद्र मोदी के खिलाफ अवांछित टिप्पणियाँ कर रहे हैं और जब द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया गया था, जो इस देश की पहली आदिवासी वनवासी राष्ट्रपति हैं, उस समुदाय से आने वाली राष्ट्रपति है और महिला हैं। तो यशवंत सिन्हा जो है, वो विपक्ष की तरफ से राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार बन गए। अ, ममता बनर्जी की पार्टी में थे, मुझे लगता है ममता बनर्जी को भी उनसे मुक्ति चाहिए थी, इसलिए चढ़ जा बेटा सूली पर भली कर भगवान इस अंदाज में उन्होंने भी इनको आगे कर दिया और ये राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ लिए। इसके अलावा इनके बेटे को पिछली बार नरेंद्र मोदी ने अपनी कैबिनेट में रखा था, वित्त मंत्रालय में रखा था, क्योंकि ये वित्तीय सेक्टर से ही आए थे और ये माना जाता था कि अरुण जेटली के साथ रह कर के थोड़ा चीज़ों को सीख लेंगे, सरकार काम-काज कैसे करती है, तो आगे एक एसेट होंगे बीजेपी के लिए। लेकिन पूरे 5 साल तक इनके पिता यशवंत सिन्हा जिस तरह की बयानबाज़ी करते रहे प्रधानमंत्री के खिलाफ और जो-जो उनके खिलाफ राजनीति करते हैं, चाहे अरविंद केजरीवाल हो, ममता बनर्जी हों, लालू यादव हो या दूसरे लोग हों, उनके साथ उनके मंचों पर दिखाई देने लगे। तो उसके बाद ये तय ही हो गया था कि 2019 में अगर जयंत सिन्हा जीत करके आ भी जाते हैं, वो आ भी गए, तो उनको मंत्री नहीं बनाया जाएगा और नहीं बनाया गया। जयंत सिन्हा को अपना भविष्य दिखाई दे रहा है, संकेत साफ थे। तो इस बार उन्होंने खुद ही क्विट कर दिया और कहा कि भई मैं अब दूसरे कामों में ध्यान लगाना चाहता हूँ, तो बड़ी अच्छी बात है, लगाना चाहिए। गौतम गंभीर का जहाँ तक प्रश्न है, मैं व्यक्तिगत तौर पर ये मानता हूँ कि बहुत ही साफ-सुथरी छवि के व्यक्ति हैं और देशभक्त हैं, राष्ट्रवादी हैं और उनके साथ कोई कंट्रोवर्सी भी एज़ सच
जुड़ी हुई नहीं रही है। ज़रूर उनको कहीं से कोई संकेत मिला होगा और उनके कुछ असाइनमेंट भी थे। शायद वो कोलकाता राइडर्स के साथ जुड़ना चाहते थे, उस टीम के साथ जुड़ना चाहते थे। उनके सामने शाहरुख खान की तरफ से प्रस्ताव था मेंटोर के तौर पर, तो इसलिए उन्होंने ना लड़ने का एक फैसला किया और जेपी नड्डा को चिट्ठी लिख कर के कहा कि वो अब राजनीति से अलग होकर के अपने कुछ दूसरे क्रिकेट से संबंधित काम करना चाहते हैं, तो इसलिए उनको उस बात की परमिशन दे दी गई और ज़ाहिर है दिल्ली में कुछ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ऐसे रहे हैं, जिनसे खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी संतुष्ट नहीं थे। उनकी कुछ बयानबाज़ी, कुछ कंट्रोवर्शियल अ, संसद के भीतर भी, संसद के बाहर भी। तो दिल्ली में कुछ चेंज करने ही थे और वो किए गए हैं। सर एंड ऑफ दिस शो एक सवाल है मेरे दिमाग में, केजरीवाल की ज़रा बात कर लें। केजरीवाल को कल यानी कि सोमवार को ईडी का जो सम्मन मिला हुआ 8वाँ, उसके लिए उन्हें पेश होना है। लेकिन जैसा कि वो अक्सर करते हैं, हो सकता है ना वो जाएँ, लेकिन इसी बीच इसी वीक सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया है। उसमें उन्होंने बड़ी सख्ती से ये कहा है कि जिन्हें ये प्रीमियर एजेंसीज़ जो हैं, अगर सम्मन देती हैं, तो वो उसका सम्मान करें। मतलब बाध्य हैं वो उसके सम्मान का रिगार्ड करने के लिए और वो पेश भी हों। तो इस बार क्या सीन देखते हैं आप? इफ देयर इज़ एनी चेंज क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला अभी आया है 5 दिन पहले। देखिए, भारत की राजनीति में वैसे तो बहुत सारे नमूने हैं, लेकिन ये एक अलग स्तर का ही है और उसके बारे में किसी भी तरह की कोई भविष्यवाणी करना कि ये किस तरीके से रिएक्ट करेगा और क्या इस बार वो ईडी के सामने प्रस्तुत होगा। मुझे नहीं लगता कि जो आदमी 7 समन को की तामील नहीं कर चुका है, वो 8वें की करेगा। कुल मिलाकर के अरविंद केजरीवाल का ये प्रयास है ये कोशिश है कि जितना टाला जाए, उतना टाल दिया जाए कि ईडी के सामने ना ही जाएँ। क्योंकि उनको वो श्योर हैं इस बात को लेकर के कि जिस दिन वो जाएँगे, उस दिन गिरफ्तार हो जाएँगे। उनको पता है कि उन्होंने क्या कर रखा है और कितना उन्होंने जो है भ्रष्टाचार और घोटाला किया हुआ है। उनको ये भी पता है, इतना पढ़ा-लिखा हुआ आदमी तो ये है कि मेरे 3 करीबी विजय नायर जो इनके राजनीतिक सलाहकार हुआ करते थे, इनके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट संजय सिंह और इनके डिप्टी मनीष सिसोदिया, वो तीनों जेल में विश्राम कर रहे हैं, उनको ज़मानत नहीं मिल रही है। तो इनको पता है कि अगर मनीष सिसोदिया को 1 साल से ज़मानत नहीं मिली, तो इनको कैसे मिल जाएगी? और ये तो इतना रायता फैला चुके हैं कि और भी दुश्वारियाँ हैं इनके सामने। इनको इनके लिए तो बहुत मुश्किल होने वाली है। तो ये लोकसभा चुनाव तक किसी भी तरीके से चीज़ों को अवॉइड करने की कोशिश करेंगे। ये अलग बात है कि ईडी जो ये चाहते हैं वो ना होने दे। तो अब तो ये देखना होगा कि 4 मार्च को जब ये फिर से प्रस्तुत नहीं होंगे तो ईडी का रुख क्या होगा? सही कहा आपने कि ईडी को देखना है कि जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, उसको किस तरीके से वो इम्प्लीमेंटेशन करवा पाते हैं कि नहीं करवा पाते हैं। सर आपने शो के लिए वक़्त निकाला, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। जी, बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद।